देखो डिसोल्यूशन ऑफ ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसकंटिन्यूअस मतलब जारी और डिसकंटिन्यूअस मतलब बंद हो गई। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूअस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। अब फर्म को बंद करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मोड्स होते हैं। मैं अभी उन मोड्स पे नहीं जा रहा कि कौन कौन से तरीके होते हैं फर्म को बंद करने के। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो एक अकाउंटेंट के तौर पर हमें पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। अब पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे एंट्री पास करते हैं, वही बात हमें समझनी है। तो जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? किसी सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद कहाँ जाती है? कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती है किसी सोर्स डॉक्यूमेंट्स में, और सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद वो जाती है वाउचर्स में। कहाँ जाती है? वाउचर्स में। वाउचर्स के बाद कहाँ पे जाती है? जर्नल में। जर्नल के बाद कहाँ जाती है? लेजर में। लेजर के बाद कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस में, है ना। जो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रखी होती है उनको आप एडजस्टमेंट बोलते हो। ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट मिला के, क्या क्या मिला के हम तीन चीज़ें बनाते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। बैलेंस शीट में करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके साथ साथ कैपिटल। यहाँ से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यहाँ से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है। जितनी भी चीज़ें सोर्स डॉक्यूमेंट्स में होती हैं उनके वाउचर्स तो बनते ही हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वाउचर्स में सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिनके भी वाउचर्स बने उनकी एंट्री पक्का होती है, और जिनकी भी एंट्री हुई उनके लेजर मतलब अकाउंट ज़रूर बनते हैं, और जिनके भी अकाउंट बनेंगे उनके बैलेंस लिख लेंगे। तो बैलेंस कहाँ पहुँच जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में लेजर भी है, जनरल भी है, वाउचर भी है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी है, सब कुछ है। इन सबको मिला के जो भी ट्रांजेक्शन थी, या तो वो ट्रेडिंग में गई, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में गई, या फिर वो बैलेंस शीट में गई, है ना। ट्रेडिंग में गई तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? एक तरीके से इसका जो भी जूस, जो भी कंक्लूजन निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं कह सकता हूँ ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी जूस निकला, जो भी कंक्लूजन निकला, वो कहाँ पहुँच गया? बैलेंस शीट में पहुँच गया। तो बैलेंस शीट में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का कंक्लूजन है। तो बैलेंस शीट में अपने आप ही सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। बैलेंस शीट क्या बोल रहा हूँ मैं? बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्या करती है? सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। तो हमें एज एन अकाउंटेंट हमें सिर्फ इस बात की टेंशन लेनी है, एज एन अकाउंटेंट हमें सिर्फ इस बात की टेंशन लेनी है कि बैलेंस शीट को कैसे क्लोज करें, बैलेंस शीट को कैसे क्लोज करें। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने की एंट्री क्या होगी, वही बात मुझे आपको समझानी है। मैं समझा रहा था कि जो बैलेंस शीट होती है वो ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है। तो एज एन अकाउंटेंट हमें हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है।
बैलेंस शीट अपने आप ही सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देती है, और अगर हम बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे तो सारे अकाउंट्स अपने आप ही क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अब कुछ बातें लिख रहा हूँ। एक नोट के तौर पर एक बात लिख रहा हूँ। क्या नोट लिख रहा हूँ कि बैलेंस शीट तो अपने आप ही सारे अकाउंट्स को बंद कर देती है, और हमें सिर्फ किसको क्लोज करना है, बैलेंस शीट को। अगर हम बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्लोज ऑल दी अकाउंट्स। बैलेंस शीट automatically close all the accounts. So as an accountant, we need to close only balance sheet automatically close all the accounts. So as an accountant we need to close only balance sheet of the firm। सिर्फ बैलेंस शीट को क्लोज करना है, सिर्फ किसको क्लोज करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। किसको क्लोज करने के लिए, बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कुछ अकाउंट्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, फॉलोइंग अकाउंट्स। क्या लिखा मैंने, फॉलोइंग अकाउंट्स shall be prepared to close the balance sheet। following accounts shall be prepared to close the balance sheet of the firm। बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए कुछ अकाउंट्स बनेंगे। किसको क्लोज करने के लिए, पहला अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा, बोलो कौन सा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और चौथा अकाउंट बनेगा, क्या नाम है इसका, कैश या फिर बैंक अकाउंट। ऑर्डर यही है। एक बात ध्यान रखनी है कि जो कैश एंड बैंक अकाउंट है मस्ट बी टैली का मतलब हो गया ये वाला अकाउंट मैच जरूर होना चाहिए, इसमें बैलेंस शीट नहीं बचनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट बच गए, मान लो डेबिट साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो बैलेंस बच जाएंगे। बैलेंस बच गया तो आपने क्वेश्चन गलत किया है। जैसे एडमिशन वाले क्वेश्चन में होता है ना कि बैलेंस शीट अगर आपने मैच करी तो आपने क्वेश्चन सही किया है। इसमें अगर आपका कैश और बैंक अकाउंट मैच हो गया तो आपने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या हो रखा है, गलत हो रखा है। ठीक है भैया, ये 4 अकाउंट्स हम बनाएंगे बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए। अब मैं आपको अकाउंट्स बाद में बनाना सिखाऊंगा, पहले जर्नल एंट्री करना सिखाता हूँ। और जर्नल करने के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। वो क्या क्या स्टेप्स हैं ज़रा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, whenever, क्या लिखा मैंने, whenever a partnership firm dissolve, whenever a partnership firm dissolve, whenever a partnership firm dissolve, we need to close its books of accounts. We need to close its books of accounts. For closing books of accounts,
फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है बैलेंस शीट। फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स we need to follow certain steps which are as follows। अब मैं नीचे कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उन स्टेप्स की बातचीत करनी है। सबसे पहला स्टेप भैया, सबसे पहला स्टेप क्या है? मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा सबसे पहला स्टेप, अगले उस पे लिख। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स की बातें करेंगे। स्टेप्स क्या है कि फर्म को क्लोज कैसे करें, बैलेंस शीट को क्लोज कैसे करें, उसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 भैया, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि सारी एसेट्स को क्लोज कर दो। क्लोज ऑल एसेट्स, सारी एसेट को क्लोज कर दो। अच्छा भैया, जब हम एसेट को क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? पहले आप मुझे ये बताओ कि आप एसेट को क्लोज कर रहे हो कि ओपन कर रहे हो? क्लोज कर रहे हो, मतलब कम कर रहे हो कि ज़्यादा कर रहे हो? एक बात आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर कहाँ पे लिखूँ ये बात, पीछे जाके लिख देता हूँ ये बात, यहाँ पे है ना, कि जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, बोलो कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या नेचर होता है? नॉमिनल अकाउंट। यार भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मतलब ये कि रिलेशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट, वो तो आपने बता दिया। ये तो समझा दो कि रिलेशन अकाउंट होता क्या है। रिलेशन अकाउंट देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होती है तो हम उस पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज को पे करते हैं। जब हम एसेट्स को सेल करते हैं, या तो कम पे सेल करते हैं या तो ज़्यादा पे सेल करते हैं। अब कम पे सेल करने पे नुकसान होगा और ज़्यादा पे सेल करने पे फ़ायदा होगा। उसी तरीके से लायबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं, तो लायबिलिटीज़ की पेमेंट या तो कम करेंगे या तो ज़्यादा करेंगे। कम करेंगे तो फ़ायदा होगा और ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो घाटा होगा। अब ये फ़ायदा घाटा जानने के लिए एसेट्स को सेल करते समय, लायबिलिटीज़ को पे करते समय जो भी फ़ायदा या फिर घाटा होता है, जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, या फिर जो भी गेन या फिर लॉस होता है, वो गेन और लॉस जानने के लिए, फ़ायदा या घाटा जानने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं। उसका नाम क्या रखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। और जितने भी अकाउंट फ़ायदे घाटे जानने के लिए बनाए जाते हैं, उन सब का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। उन सब का नेचर क्या होता है? जितने भी अकाउंट प्रॉफिट या फिर लॉस जानने के लिए बनाए जाते हैं, उन सब का नेचर क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको पता होगा, आपने 11वीं क्लास में अकाउंट बनाया था, उसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट। वहाँ से भी तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता था, उसका नेचर भी क्या था? नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसका नेचर भी क्या था? नॉमिनल अकाउंट। 12वीं क्लास में आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका नेचर भी क्या था? नॉमिनल अकाउंट। अभी आप रिलेशन अकाउंट बना रहे हो, उसका नेचर भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बाद में जाके आप कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और पता नहीं क्या क्या बनाओगे। इन सबसे निकलता प्रॉफिट एंड लॉस ही है। इन सबसे निकलता क्या है? तो इन सब का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल होते हैं डेबिट ऑल दी expenses and losses, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gain। expenses losses को डेबिट करना है, इनकम गेन को क्रेडिट करना है। मतलब जितने भी घाटे होंगे, जितने भी क्या होंगे, उनको डेबिट करना है, और जितने भी फायदे होंगे उनको क्या करना है? क्रेडिट। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब भी हमें घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी हमें फ़ायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब भी हमें घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब भी हमें फ़ायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बात समझ पाए? इससे आगे की बात बताते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? एसेट को क्लोज कर रहे हैं। अब बताओ, जब हम एसेट्स को क्लोज करेंगे, बोलो किसको? ये मैंने रख लिया सो दैट कि आपको दिखाई दे। जब भी घाटा होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी फायदा होगा रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मुझे बताओ, जब भी हम एसेट को क्लोज करेंगे, एसेट को क्लोज कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं? अब एसेट को कम करना है, एसेट को क्लोज करना है। एसेट तो चाहिए, क्लोज करने का मतलब चली गई। क्लोज करने का मतलब रियल में नहीं गई, पर बुक से चली गई।
कहाँ से चली गई? अब आपकी बुक से एसेट जा रही है और पैसे नहीं आ रहे, आपको फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा है। और जब भी हमको घाटा होगा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। एक पेज दोगे खाली? देखो भैया, आपने एंट्री करी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। आपने रिलाइजेशन को डेबिट किया क्योंकि हमें घाटा हो रहा है, वो तो हमें समझ में आ गया, पर आपने एसेट को क्रेडिट क्यों किया? एसेट को आपने क्रेडिट, मैंने कहा यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुमको LIC वाले रूल नहीं पता? वो दो क्या रूल होते हैं? LIC बढ़ जाए तो और कम हो जाए तो। दूसरे होते थे एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस, बढ़ जाए तो और कम हो जाए तो। LIC मतलब लायबिलिटी इनकम गेन कैपिटल, क्या मतलब था? लायबिलिटी इनकम गेन कैपिटल, बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस, बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट, है ना। जब ये एसेट्स ही तो हैं, एसेट को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करने का मतलब कम कर रहे हैं। अब एसेट को कम करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, इसलिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। अब आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो बैलेंस शीट मुझे दिखा दो, बनाई है कि नहीं बनाई? बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं उनको सबको यहाँ पे लिख देना है। ये देखो आपने कौन कौन सी एसेट लिखी हुई है, मैं उन सब के नाम यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे आपने सबसे पहले ज़मीन लिखी हुई है तो मैं यहाँ ज़मीन लिखूँगा। फिर आपने बिल्डिंग लिखी है, मैं यहाँ पे बिल्डिंग लिखूँगा। फिर आपने मशीन लिखी है तो मैंने शॉर्टकट में मशीन बोल दिया। फिर आपने स्टॉक लिखा है, मैंने स्टॉक भी लिख दिया। गुडविल बोली है, गुडविल भी लिख दी। प्लांट बोला है, प्लांट भी लिख दिया। इन्वेस्टमेंट बोली है तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने लिख दी। उसके बाद कंप्यूटर बोला है तो कंप्यूटर भी मैंने लिख दिया। प्रीपेड एक्सपेंस भी मैंने लिख दिए। अक्रूड इनकम भी मैंने लिख दी, अक्रूड इनकम, ठीक है। अक्रूड इनकम के बाद क्या है? बिल पेबल है, बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल है। फिर आपने डेटर बोले हैं तो ये मैंने डेटर भी लिख दिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बस एक बात इसमें मेंशन करूँगा कि जो डेटर्स होंगे, जो क्या होंगे, डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू भैया? ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये डेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने के हैं? 5000, और प्रोविज़न कितना है? 500। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू 5000 है और नेट वैल्यू 4500 है। ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 5000। प्रोविज़न माइनस करने से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो ग्रॉस वैल्यू होती है, और माइनस करने के बाद वाली जो वैल्यू होती है नेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू यानी कि 5000 को दिखाना है। भैया ग्रॉस वैल्यू पे क्यों दिखाना है? 5000 पे क्यों दिखाना है? 4500 पे क्यों नहीं दिखाना? वो आपको बाद में समझाएंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि आपको कौन सी वैल्यू को दिखाना है? ग्रॉस, ग्रॉस वैल्यू पे। क्यों, वो आपको बाद में बताएंगे। डेटर के बाद क्या है? कैश, कैश आ गया। कैश के बाद बैंक आ गया। बैंक के बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और ख़त्म। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कैश को, बैंक को, एडवर्टीजमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र नहीं करना है। यार भैया अभी आप बोल रहे थे सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, अब आप बोल रहे हो उनको ट्रांसफ़र नहीं करना। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही वाली एसेट ट्रांसफ़र होती हैं। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही वाली एसेट ट्रांसफ़र होती हैं जिनकी कोई सेल वैल्यू होती है। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। इसका मतलब क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब बताओ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, क्या लॉस की कोई सेल वैल्यू होती है? नहीं। एडवर्टीजमेंट से हमको फ़ायदा तो होता है पर एडवर्टीजमेंट की कोई सेल वैल्यू नहीं होती। एडवर्टीजमेंट से हमें फ़ायदा तो होता है पर एडवर्टीजमेंट की कोई सेल वैल्यू, बताओ आप जो एडवर्टीजमेंट करोगे क्या उसको कोई खरीदेगा? एडवर्टीजमेंट कोई खरीदता नहीं, उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र
नहीं करना। जो जो कल गुडविल वाला केस था जिसमें बताया था कि पार्टनर जा रहा है क्योंकि वहाँ पे से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अपना गुडविल है उसका पार्टनर, जो पार्टनर है वो खरीद रहा है ना। तो ऐसे सेम इसमें नहीं हो सकता कि पार्टनर एक जा रहा है लेकिन वो जो एडवर्टीजमेंट है उस फर्स्ट पार्टनर को चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट फिर गुडविल की फॉर्म में बिकेगा ना, एडवर्टीजमेंट इटसेल्फ नहीं बिकता। आपने किसी को देखा है आज तक कि कोई किसी के पोस्टर खरीद रहा है? कोई किसी के पैम्पलेट खरीद रहा है? कोई नहीं खरीदता। लोग बनवाते हैं पैम्पलेट, बनवाते हैं पोस्टर, छपवाते हैं हर जगह, पर कोई बेचता नहीं है। कोई बेचता इसलिए नहीं क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ कि एडवर्टीजमेंट का और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों की कोई सेल वैल्यू नहीं है। एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों की कोई सेल वैल्यू नहीं है। और कैश एंड बैंक तो पहले से ही कैश एंड बैंक की फॉर्म में, इनको सेल करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो इनको यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करना। आपकी जानकारी के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पर मेंशन कर दूँ एक नोट के तौर पर, only those assets shall be transferred to realization account. Only those assets shall be transferred to realization account which have some realizable value. realizable value मतलब सेल वैल्यू। which have some realizable value. Only those assets shall be transferred to realization account which have some realizable value. जिनकी कोई realizable value है सिर्फ उनको ट्रांसफ़र करो। अब इनकी कोई realizable value नहीं है, सेल वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई मैं इनको ट्रांसफ़र भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है एसेट को क्लोज करना। एसेट को क्लोज करने की एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में सारी एसेट ट्रांसफ़र करनी है। 5 बातें ध्यान रखनी है। डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, कैश को, बैंक को, एडवर्टीजमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन चारों की कोई सेल वैल्यू नहीं है। अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं और स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। क्लोज ऑल लायबिलिटीज। क्लोज ऑल लायबिलिटीज। अच्छा भैया, लायबिलिटीज को क्लोज करना है। देखो, जब आप एसेट को क्लोज कर रहे थे तब तो हमें घाटा हो रहा था, पर लायबिलिटी को क्लोज करना, कर्जे कम करना तो हमारे लिए फ़ायदा है। और जब भी हमको फ़ायदा होगा रिलेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। रिलेशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा। डेबिट कौन होगा? अरे भाई, लायबिलिटी क्लोज कर रहे हो, लायबिलिटी क्लोज करना में लायबिलिटी कम कर रहे हो, और जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर दूर जाके लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतनी दूरी क्यों बनाई भैया? इतनी दूरी मैंने इसलिए बनाई सो दैट कि जो आपने बैलेंस शीट लिखी हुई थी ना, उसमें जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, इसमें जितनी भी क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं, मैं उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा। ये लायबिलिटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा है? क्रेडिटर। तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर। क्रेडिटर के बाद क्या लिखा है? बिल्स पेबल। तो यहाँ पे लिखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बाद क्या लिखा है आपने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद क्या लिखा है? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम के बाद क्या है? कैपिटल। यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट के बाद जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व के बाद WCR है, IFR है और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है और एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड है। क्या है? एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड के बाद क्या है? एक्स का लोन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स का लोन। उसके बाद क्या है? मिसेस वाइस लोन। तो यहाँ पे लिख दिया मिसेस वाइस लोन अकाउंट। अच्छा भैया, सारी बैलेंस शीट तो आपने ट्रांसफ़र कर दी। क्या इसमें भी ऐसा कुछ है क्या एसेट की तरह कि इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है? जैसे एसेट में कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र नहीं होते थे, यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल
और पार्टनर का लोन और रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं होंगे। क्या मतलब भैया, ये क्या बदतमीजी है? देखो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, 11वीं क्लास में आपको समझाया गया था कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो क्या होती हैं बोलो, लायबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं, दो, कौन कौन सी? करंट नॉन करंट। जो पैसा किसी को भी देना होता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं, जो पैसा मालिक को देना होता है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, है ना। जो पैसा बाहर वालों को पे करना होता है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पैसा ओनर को देना होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो पैसा आउटसाइडर को पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ये जो ऑनर वाली लायबिलिटी होती है ये हो गया पार्टनर की कैपिटल, है ना, पार्टनर के करंट अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, है ना, और कोई भी रिजर्व, कोई भी क्या हो गया, ये तीनों पार्टनर की लायबिलिटी हैं। पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर का लोन। अब ये पैसा तो पार्टनर का ही है, मतलब मालिक का ही है, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है दो तरीके की, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। समझ के बात को? तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी? एक्सटर्नल, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओनली आउटसाइडर लायबिलिटीज, ओनली थर्ड पार्टी लायबिलिटीज शैल बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। सिर्फ कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी? और क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर का करंट अकाउंट इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी है, पार्टनर का रिजर्व इंटरनल लायबिलिटी है, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ऐसे नीचे मेंशन कर देता हूँ, सो दैट कि आपको याद रहे कि ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओनली क्या लिखा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज shall be transferred, only external liability shall be transferred to realization account, only external liability shall be transferred to realization account। सिर्फ कौन सी लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगी, इंटरनल लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होगी। दैट्स वाई पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, पार्टनर का लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिजर्व यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने बंदों का कर्जा ट्रांसफर करना है कि बाहर वालों का? बाहर वालों का। हमने पार्टनर की कैपिटल क्यों ट्रांसफर नहीं करी? क्योंकि वो तो अपने ही बंदों का कर्जा है। यहाँ पर हमने एक्स का लोन ट्रांसफर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपना ही बंदा है। यहाँ पर हमने रिजर्व यहाँ पर क्यों नहीं ट्रांसफर किया? क्योंकि रिजर्व का मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जाता है पार्टनर के पास, और पार्टनर तो अपना ही बंदा है, पार्टनर तो। एक्स का लोन हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपना ही बंदा है। मिसेस वाई का लोन यहाँ पर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो भैया, अगर वाई का लोन होता तो वो यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि वाई तो अपना ही बंदा है, पर वाई की बंदी अपनी बंदी नहीं है। दैट्स वाई वाई वाला लोन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, मिसेस वाई का लोन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, वाई का लोन यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, ये वाली बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, तो आपको बात से ज़्यादा समझ आएगी। आगे चलते हैं, इसी स्टेप नंबर 2 के नीचे नोट कर लेना, मैंने अलग से पेज में लिखा। अब जरा इसके आगे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? एसेट को क्लोज करना। एसेट को क्लोज करने की एंट्री होती थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, है ना। दूसरा स्टेप क्या होता था? लायबिलिटी को क्लोज करना। लायबिलिटी को क्लोज करने की एंट्री क्या होती थी? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री अर्थात एसेट में 4 एसेट ट्रांसफर नहीं होती थी, कैश, बैंक, एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी में 4 लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती हैं, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर के करंट अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट और रिजर्व यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर होती हैं, और ये चारों क्या हैं? इंटरनल लायबिलिटीज हैं। ये चारों क्या हैं? अब जरा हम इससे आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 भैया, स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टेप नंबर 3 में है व्हेन, ऐसे लिखता हूँ मैं, ट्रीटमेंट ऑफ, क्या लिखा मैंने? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा?
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? भैया क्या होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले या तो प्रॉफिट्स होंगे या फिर क्या होंगे? लॉसेस होंगे। प्रॉफिट होंगे या फिर प्रॉफिट्स हुए तो क्या एंट्री होगी? अरे यहाँ पर प्रॉफिट का मतलब है वही जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हो गए। लॉसेस का मतलब हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट। अब बताओ, जब हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे, रिजर्व को बांटेंगे, किसको बांटेंगे? रिजर्व को बांटने से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? देखो भैया, रिजर्व को बांट देने से कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या होगी? अच्छा, प्रॉफिट मतलब इनकम गेन। इनकम गेन बांटोगे तो इनकम गेन कम होगी या ज़्यादा होगी? अब ये ज्ञान नहीं है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रॉफिट बांटने से कम होता है। प्रॉफिट बांटने से कम होगा तो क्या करेंगे? तो इन सबको डेबिट कर देना है, सारे प्रॉफिट्स को डेबिट कर देना है, सारे रिजर्व को क्या कर देना? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना? कम वाला समझ नहीं आया क्या? कम कैसे होगा? अभी आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट रहे हो। और प्रॉफिट बांटने से कम होगा ज़्यादा होगा? नहीं यार, ये बात समझ। मेरे पास 500 रुपये रखे हैं, मैंने 500 रुपये बांट दिए। अब बताओ 500 रुपये कम हो गए कि ज़्यादा हो गए? कम हो गए ना, इंडिविजुअली कम जाएगा ना। हाँ ठीक है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है, जिनके बीच में बांट रहे हो उनके अकाउंट बढ़ रहे हैं, हमारा अकाउंट कम हो रहा है, प्रॉफिट का अकाउंट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट को डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लॉसेस बांटने से कैपिटल कम होती है, लॉसेस को राइट ऑफ करने से, लॉसेस को माइनस करने से कैपिटल क्या होती है? तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बोलो बात समझ आई? ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये तो हम समझ गए कि प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, और लॉसेस को बांटने की एंट्री होगी ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी लॉसेस होंगे। मुझे बताओ कौन सी रेशियो में बांटे, न्यू रेशियो में या ओल्ड रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यहाँ पर न्यू और ओल्ड रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही रेशियो होगी। आज के बाद पार्टनरशिप फर्म बंद होने जा रही है कि स्टार्ट रहेगी? और जब पार्टनरशिप फर्म बंद होने जा रही है तो हम ये थोड़ी डिसाइड करेंगे कि रुको बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि बंद होने के बाद प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बांटेंगे। बंद होने के बाद प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तो रेशियो क्या होगी? ठीक है, तो एक ही रेशियो होगी, उसी में बांट देना। और अगर भैया रेशियो ना हो तो इक्वली, रेशियो ना तो इक्वली। ठीक है, अभी इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं।